हुकूमत ने आज नेशनल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान जारी कर दिया है और उसे उड़ान पाकिस्तान का नाम दिया गया है। आइंदा 5 सालों के लिए बनाए गए इस प्रोग्राम के हवाले से हुकूमत का दावा है कि ये प्लान पाकिस्तान के अंदर ही पाकिस्तान की मईशत को उसके पैरों पर खड़ा करने के लिए बनाया गया है। 5 ईज को इस प्रोग्राम की बुनियाद करार दिया गया है, यानी एक्सपोर्ट्स, ई पाकिस्तान, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विटी एंड एम्पावरमेंट। आज उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम की लॉन्चिंग की तकरीब में ऐलान किया गया। हुकूमत साल 2029 तक पाकिस्तान की बरामदात $60 अरब तक ले जाना चाहती है और इस मुआशी प्लान के पहले साल में GDP का टारगेट 4.2% रखा गया है, जिसे इस मुआशी प्लान के आखिरी साल 5.6% तक लेकर जाने का दावा किया गया है। जबकि टैक्स टू GDP सालाना 1% बढ़ाते हुए इसे 9 से 14% तक लेकर जाना, ज़र मुबादला के ज़खायर को मुस्तहकम रखना और मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट को अपनाना शामिल है। जबकि इस प्लान के तहत इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशो भी 13% से बढ़ाते हुए इसे 18% तक करने का इरादा किया गया है। आज उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि रियासती और मुल्की इदारों ने एक दहाई में 6 खरब रुपए का नुकसान किया। $7 अरब हमें IMF से मिल रहे हैं। 6 खरब रुपए के नुकसानात इस कौम ने बर्दाश्त किए। सोचने की बात है कि पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम क्यों लेना पड़ा। बिजली अगर 4 खरब रुपए की बने और 2 खरब रुपए की बेची जाए तो ये नुकसान किसके खाते में डालेंगे। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम में बरामदात पर मबनी मईशत बनेगी, IT इंडस्ट्री के फ़रोग़ के लिए वसाइल देंगे। पाकिस्तान को आगे ले जाना है तो टैक्सों को कम करना होगा। ये वो अहदाफ हैं जो हमारी हुकूमत ला रही है। हमें अहदाफ के हसूल के लिए सियासी हमआहंगी चाहिए। हमारी सालाना गैर मुल्की सरमायाकारी का हदफ $10 अरब होगा। ये सरमायाकारी तब आएगी जब मकामी सरमायाकारी होगी। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। इस प्रोग्राम को बनाना, तश्कील देने में किरदार अदा किया वफाकी वज़ीर प्लानिंग एहसन इकबाल साहब। एहसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। एहसन इकबाल साहब, आज आपने तकरीब से भी खिताब किया, बताया माजी में हम बार बार क्यों फेल हुए और इस प्रोग्राम की ज़रूरत क्या है। और सबसे जो अहम बात बार बार की गई वो ये कि एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ के लिए प्रोग्राम हम बना रहे हैं। अब पाकिस्तान में मसला ये है, क्योंकि इसमें एनर्जी की भी बार बार बात की गई, कि आप IT में भी और गुड्स एक्सपोर्ट्स भी बढ़ाना चाहते हैं। पहले गुड्स एक्सपोर्ट्स की अगर बात कर लें, वो तो पहले ही हमने देखा कि बार बार दावों के बावजूद उतनी नहीं बढ़ पाई हैं। अब वो पहले ही शिकायत करते हैं कि जब हम स्ट्रगल कर रहे हैं, एनर्जी कंपेरेटिवनेस नहीं है हमारी, तो कैसे उनको आप कंपेरेटिव बना पाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि पूरी कौम भी इसमें मुबारकबाद की मुस्तहक है कि आज पाकिस्तान ने एक कौमी एजेंडा मुरतब किया है जिसका मकसद ये है कि हम एक मजबूत पायदार तरक्की के लिए बुनियाद रखें। पाकिस्तान की तरक्की का जो सबसे बड़ा अलमिया ये रहा है कि 2 चीज़ों ने उसे बहुत मुतासिर किया है। एक जो बार बार की सियासी अदम इस्तेहकाम था और पॉलिसीज़ का अदम तसलसल था, और दूसरा ये कि हमने शुरू से एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ मॉडल नहीं अपनाया, जिसके नतीजे में जब भी हम ग्रोथ करते थे उससे इंपोर्ट्स का दबाव बढ़ता था और हमारे पास इस कदर एक्सपोर्ट्स नहीं होती थी कि हम इतने डॉलर्स कमा पाएँ कि जिससे उनका हम बोझ उठा सकें। नतीजा ये है कि तजारती खसारा नाकाबिले बर्दाश्त होता था। हमें इमरजेंसी ब्रेक्स लगा के बार बार उस ग्रोथ को क्रैश करना पड़ता था। तो ये एक बड़ी साइक्लिकल सी ग्रोथ है। और फिर अगर आप देखें 1980 से लेकर अब तक पाकिस्तान का जो इकॉनमी का स्ट्रक्चर है वो एक ढलवान की तरफ आ रहा है और हम एक औसत शरह ग्रोथ जो 5-6% की थी उससे 3-4% तक आ गए हैं। और इस ढलवान को अगर हमने उड़ान में तब्दील करना है तो उसके लिए हमें बहुत गहरी इस्लाहात की भी ज़रूरत है और एक सिमत मुतय्यन करने की ज़रूरत है। और सबसे बुनियादी सिमत जो है वो यही है कि हम एक एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ के मॉडल के ऊपर जाएं। हुकूमत को एहसास है कि इस वक्त हमें मुश्किलात का सामना है। IMF का प्रोग्राम भी है जिसके अंदर हम जा रहे हैं, लेकिन इसके अंदर रहते हुए बहुत सारी चीज़ें जो हुकूमत कर सकती है। मिसाल के तौर पे कॉस्ट ऑफ एनर्जी को कम करने के लिए आपने देखा कि आज वज़ीर आज़म ने भी उसका जिक्र किया कि IPPs के साथ एक मामला तय किया गया जिससे कोशिश की गई कि कॉस्ट ऑफ एनर्जी को कम किया जाए और विंटर के अंदर एक पैकेज भी दिया। इसी तरह आपने ये भी देखा कि पोर्ट की जो मूवमेंट है या क्लियरेंस है उसको भी स्ट्रीमलाइन करने के लिए काफ़ी इस्लाहात की गई, जिसमें कस्टम्स के शोबे पर तवज्जो दी जा रही है ताकि जो एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन है उस प्रोग्राम शुरू किया है जो SME एक्सपोर्ट एक्सेलरेटर है, जिसमें हम 100 के करीब जो इमर्जिंग और प्रॉमिसिंग SME एक्सपोर्ट कंपनीज हैं उनको पाकिस्तान के जो लीडिंग बिजनेस स्कूल्स हैं उनके साथ मिलकर हैंड होल्ड करेंगे और उनको हम तरक्की देने के लिए और इंटरनेशनल मार्केट में पेनिट्रेट कराने के लिए उनकी रहनुमाई करेंगे। फिर इसी तरह एक नेशनल सेंटर फॉर ब्रांड डेवलपमेंट बना
जिसका मकसद ये कि हम अपनी कंपनीज को ब्रांड मैनेजमेंट की तालीम और उनको जानकारी दें और इसी तरह नेशनल ब्रांड को मेड इन पाकिस्तान को एक इंटरनेशनल ग्लोबल ब्रांड बनाने के लिए भी तवज्जो दें। फिर इसी तरह प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, इनोवेशन है जिससे कंपेटिटिवनेस होती है, उसको राइज करें ज़राअत में और सनत में। इसके साथ हमने 8 शोबों का चुनाव किया है जिसमें इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, माइनिंग है, सर्विसेज हैं, आईटी है, मैन पावर है, उसमें ब्लू इकोनॉमी है और उसमें क्रिएटिव इंडस्ट्रीज हैं। इन तमाम शोबों के अंदर बड़ी फोकस इंटरवेंशंस करके हम पाकिस्तान में बेपनाह सलाहियत है एक्सपोर्ट करने की। अभी भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक कंपनी है फैसलाबाद में जो $500 मिलियन की एक्सपोर्ट कर रही है और वो इरादा रखती है कि अगले 3 से 4 सालों में $1 बिलियन पे चले जाएंगे। देखिए यही मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस है, बिजली की कीमत है। अगर हम प्रोफेशनली देखें तो जहां बिजली की कीमत ज्यादा है तो वहीं हमारा ह्यूमन रिसोर्स और लेबर कॉस्ट इंतहाई कम है। ऐसे कुछ इंडिविजुअल एग्जांपल्स हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, बट एज अ होल अगर हम देखें तो क्वार्टर बाय क्वार्टर भी हमें नजर आ रहा है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ नीचे है। अभी जो 0.92% की इस फिस्कल ईयर में ग्रोथ आई है, हालांकि पिछले साल 2.5% की थी, उसमें भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ नेगेटिव है। तो जब इंडस्ट्रियल ग्रोथ नेगेटिव हो, टोटल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट गिर गिर कर 11-12% पर आ गई हो, तो फिर उसको रिवाइव कैसे करेंगे आप कि वो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की तरफ जाए? गुड्स की बात कर रहा हूं। देखिए जैसे मैंने आपसे कहा कि अभी हम एक बहुत टाइट स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम में है आईएमएफ के, और ऑब्वियसली ये एक ट्रेड ऑफ होती है। जब आप स्टेबलाइजेशन में जाते हैं तो उससे ग्रोथ किसी हद तक मुतासर होती है, लेकिन ग्रोथ के लिए बहुत से दूसरे रास्ते खुले हैं। जैसे मैंने कहा कि नॉन टैरिफ, जैसे हम कहते हैं बैरियर्स होते हैं, इसी तरह नॉन टैरिफ इंसेंटिव्स भी होते हैं। और अगर आप बिजनेसेस को फैसिलिटेट करें, आप रेगुलेशन को ख़त्म करें और उनके लिए जो उनकी फरामी है सहूलतों की, उसको आसान करें तो उनको बहुत इसमें मदद मिल सकती है। जैसे इंडस्ट्रियल ग्रोथ शानदेही की, ये वो चीजें हैं जो इस प्रोग्राम के तहत हम बड़े टारगेटेड अंदाज में माइक्रो लेवल के ऊपर जाकर हर इंडस्ट्री के ग्रुप के साथ बैठ के जो उनके मसाइल हैं हल करने। अगर टारगेटेड होगा तो अहम होगा, मगर ऑन पेपर ना प्रैक्टिकली भी हो, उसके लिए देखिए ना, आप एसएमईज की बात कर रहे हैं, आज आपने अपनी तकरीर में भी की, बट जो एसएमई सेक्टर है वो तो बुरी तरीके से पाकिस्तान में पिस कर ही रह गया। आपके जो अपने दादोशुमार आप लोगों ने जारी किए हैं उसके मुताबिक 2006 में जो प्राइवेट क्रेडिट था टू एसएमई सेक्टर वो 17% था, वो 2021 में गिरकर 6% हो गया। यानी कि ना तो जो हमने देखा कि बैंक्स का कोई इंटरेस्ट रहा, ना ही एसएमईज ने ग्रो किया, बल्कि बुरी तरीके से मुतासिर हुआ। इसको कैसे रिवाइव करेंगे आप? ये देखिए, इसके ऊपर आपको पता है कि जो इन्होंने बैंक्स के ऊपर एक टैक्स लगाया था कि उनकी क्रेडिट कितना है। जो बैंक्स प्राइवेट सेक्टर को कम क्रेडिट देते हैं उन पर टैक्स की शरह ज्यादा थी। अब वो बैंक्स के साथ मिलकर एक सेटलमेंट की जा रही है जिसमें बैंक्स को इस बात का पाबंद किया जा रहा है कि वो प्राइवेट सेक्टर को क्रेडिट की एक खास मकदार अमल दरामद करेंगे। और हम चाहते हैं कि एसएमईज को प्राइवेट सेक्टर में बैंक्स का क्रेडिट दस्तयाब हो, चूंकि वो जब नॉन फॉर्मल सेक्टर से क्रेडिट लेते हैं तो वो तकरीबन दुगनी कीमत के ऊपर उनको मिलता है। यही नहीं बल्कि स्मीडा जो है एक इदारा 90s में बना था और वो फिर गैर फाल हो गया था, उसको भी वजीर आजम ने अपनी निगरानी में ले लिया, उसको भी हम दोबारा फाल कर रहे हैं। और ये जो एसएमई सेक्टर है, इससे हमने एक स्टडी की है जिससे कि 40 से 60 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट सिर्फ हम एसएमई सेक्टर से जनरेट कर सकते हैं। तो लिहाजा ये हमारी हिकमत अमली में एक मेजर इंजन ऑफ एक्सपोर्ट ग्रोथ होगा। इस पर हम फोकस करेंगे और इसको कोशिश करेंगे कि तेजी के साथ हम बढ़ाएं और इसको ग्लोबल सप्लाई चेन्स के साथ लिंक करें। सर, आप जो आपके 5 ईज हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी को 2035 तक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए, अदरवाइज आप कहते हैं अगर इसी पेस से चले तो $500 अरब ही हम हो पाएंगे, और जिस हिसाब से हमारी आबादी बढ़ रही है उस आबादी का के बोझ तले हम दब जाएंगे। बट जब आप ई पाकिस्तान की बात करते हैं, हालिया दिनों में ज़रूर पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है, मगर जो आपका टारगेट है वो कैसे पूरा होगा जब हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में पाकिस्तान दुनिया भर में सबसे ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन के साथ दूसरा मुल्क रहा, म्यांमार पहले नंबर पर रहा। पाकिस्तान में 2024 में 1861 घंटे इंटरनेट की बंदिश रही, जिससे $351 मिलियन का नुकसान हुआ। इंटरनेट की बंदिश से हर एक घंटे में $1 मिलियन यानी $10 लाख का नुकसान हो रहा है। तो ये कैसे होगा अगर पाकिस्तान में इंटरनेट की इतनी पाबंदियां होंगी? देखिए, ये कोई मुस्तकिल एक फेज नहीं है।
आपको पता है कि आज जहां इंटरनेट के साथ और ई बिजनेस या कॉमर्स के साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, इसी तरह साइबर सिक्योरिटी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है, क्योंकि इसी के जरिए आप किसी मुल्क की मईशत पे हमला करके उसके पावर प्लांट्स को शट डाउन कर सकते हैं, उसके फाइनेंशियल सिस्टम को डिसरप्ट कर सकते हैं, उसके लिए नेशनल सिक्योरिटी के खतरात पैदा कर सकते हैं। और इसके अलावा यही वो जरिया है कि जिसके जरिए आपको पता है अमेरिका में एक बहुत बड़ी आवाज उठी कि एक और दूसरे मुल्क ने उनके सदारती इलेक्शन के ऊपर असरअंदाज हो गए। तो ये एक उस लिहाज से अपॉर्चुनिटी भी है और चैलेंज भी है। और आज आप देखिए दुनिया का हर मुल्क इसके लिए कुछ ना कुछ सेफ गार्ड्स कर रहा है। जहां तक बिजनेसेस का ताल्लुक है, मतलब जो हम कर रहे हैं वो और कौन सा तरक्की याफ्ता या तरक्की पजीर जो कि तरक्की करना चाहता हो मुल्क कर रहा है कि आपको खुद भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता होगा अपनी कम्युनिकेशन में, और आईटी कंपनीज को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। ये अमल अगर बहुत शुरू में इसको आराम से लिया होता तो अब तक मुकम्मल हो गया होता, लेकिन ये बहुत लेट हुआ। लेकिन इसमें जो भी मसाइल हैं ये बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है जो मैं आपको कह रहा था कि बिजनेसेस के लिए हुकूमत ने इंश्योर किया है कि उनको किसी किस्म की डिसरप्शन ना हो, वो रजिस्टर्ड वीपीएन्स के जरिए काम कर सकते हैं। और यही वजह है कि 34% ग्रोथ हुई है आईटी सेक्टर के अंदर, उसमें किसी किस्म की स्लो डाउन के इंडिकेटर्स या नंबर्स नहीं आए हैं। लेकिन फिर भी वी आर कमिटेड कि हम इस चीज को ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटेट करेंगे। जो बात आपने शुरू में कही वो बड़ी अहम है और वो मैं समझता हूं कि कौम के सामने होनी चाहिए कि अगर हमने बिजनेस एज यूजुअल जारी रखा तो 2035 तक हम 500 अरब डॉलर की मईशत होंगे और इसके साथ ही हम आबादी के एक दबाव में होंगे और 2047 तक 38 करोड़ आबादी बढ़ चुकी होगी, मजीद इजाफा हो चुका होगा और हम बमुश्किल $1 बिलियन इकोनॉमी होंगे। लेकिन अगर हम एक ट्रांसफॉर्मेशनल पाथ पे चलें जो अपने फुल पोटेंशियल के साथ हम हासिल कर सकते हैं तो हम 2047 तक $3 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकते हैं और हम पाकिस्तान को दुनिया की पहली 15-20 मईशतों के अंदर शामिल कर सकते हैं। अब ये हमारी चॉइस है। इसको करने के लिए जरूरी है कि हम स्टेबिलिटी को मेंटेन रखें, हम पॉलिसीज की कॉन्टिन्यूटी को रखें और मुसलसल इस्लाहात के अमल पे चलें। इसके लिए जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है हमने उसको कोऑप्ट किया। आज आपने देखा जो उड़ान पाकिस्तान है, इसके लिए तमाम वज़राए आला ने अपने पैगामात दिए। हमने केपी गवर्नमेंट की भी ओनरशिप ली, पंजाब की, सिंध की, बलूचिस्तान की, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, तमाम फेडरेटिंग यूनिट्स को हमने इसीलिए शामिल किया है कि जो मुल्क की तरक्की का मंसूबा है उसको हमें सियासत से बालातर रखना चाहिए। हमारी सियासत जुदा जुदा हो सकती है लेकिन इस मुल्क की मईशत का मुफाद मुश्तरका है। अगर मुल्क खुशहाल होगा तो हम सब खुशहाल होंगे और अगर मुल्क खुदा न खास्ता बदहाल होगा तो उसकी सजा फिर सबको मिलेगी।